हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 की साइंस। और क्लास 7 साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था एसिड, बेस एंड सॉल्ट। तो अपने लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर स्टार्ट करके इसमें काफ़ी सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, जैसे कि हमने पढ़ लिया था कि एसिड्स क्या हैं, बेसिस क्या है, ठीक है। इसके अलावा न्यूट्रल सब्सटेंसेस क्या है, सॉल्ट क्या होते हैं, ठीक है। फिर इसके अलावा इनके कई एग्जांपल्स की भी बात की थी, ठीक है हमने। जैसे कि एसिड में हमने पढ़े नेचुरल एसिड, जो भी हमारे फ्रूट्स में वेजिटेबल्स में पाए जाते हैं, जैसे कि लैक्टिक एसिड, मैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है। इसके अलावा एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, फिर साथ में कुछ मिनरल एसिड जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, इनके बारे में बात की। फिर हमने बेसिस के बारे में बात की, तो अलग अलग बेस जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो अलग अलग तरह के हमारे पास बेस भी थे, ठीक है। फिर हमने बात की थी बच्चों इंडिकेटर्स के बारे में कि कोई सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है या न्यूट्रल है, कैसे हमें पता चलेगा। तो ये हमें पता चलता है इंडिकेटर्स यानी कि सूचक की मदद से। तो इंडिकेटर की मदद से हम किसी भी सॉल्यूशन के नेचर के बारे में बता सकते हैं कि उसकी प्रकृति क्या है, अम्लीय है, क्षारीय है या उदासीन है। फिर इसके बाद हमने बात की थी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की। अब ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है, जहां पर एसिड और बेस मिलकर के क्या करते हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और सॉल्ट वाटर का फॉर्मेशन, सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है। इसी रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड कई एग्जांपल्स भी हमने देखे। फिर हमने बात की थी एसिड रेन के बारे में कि एसिड रेन क्या होती है, साथ ही पीएच इंडिकेटर यानी कि जो पीएच स्केल है उसके बारे में भी बात की थी हमने। फिर हमने बात की थी कि एसिड रेन क्या होती है, क्यों होती है और कैसे होती है, ठीक है। इसको हम आज थोड़ा रिवाइज करेंगे और इसके आगे का जो भी पार्ट है उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए बच्चों, बढ़ते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। चलिए, तो एक बार आप देख लीजिए जो भी टॉपिक्स हमने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़े थे। एसिड के बारे में बात की थी, ठीक है, कि एसिड क्या होते हैं। और एक और चीज हमने पढ़ी थी बच्चों, एसिड का एक और पॉइंट हमने देखा था कि एसिड जो है वो H पॉजिटिव आयंस देते हैं, ठीक है। चलिए, तो कुछ एसिड्स यहाँ पर भी हैं, आप देख सकते हो, जैसे कि एसिटिक एसिड है, मैलिक एसिड है, ठीक है। फिर हमने बात की थी एसिड के एग्जाम्पल्स की, तो ये सारे एसिड के एग्जाम्पल हैं। फिर हमने पढ़ा था कि किस में, कौन से पदार्थ में कौन सा एसिड पाया जाता है। देखो, हमें अलग अलग एसिड के नाम तो पता है, ठीक है। जैसे हम कह ले लैक्टिक एसिड है, सिट्रिक है, ऑक्सैलिक है, लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए कि ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, क्योंकि ये सारे नेचुरल एसिड हैं। किसी नेचुरल चीज जैसे कि फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स हैं, जैसे मिल्क है, इन चीजों में पाए जाते हैं, तो हमें पता होना चाहिए, ठीक है, कि कौन सा एसिड कहाँ पाया जाता है। जैसे बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर्मिक एसिड, जो चींटी के डंक में या मधुमक्खी के डंक में होता है। तो ये जो फॉर्मिक एसिड है, तो हमें ध्यान रखना है कि फॉर्मिक एसिड क्या है और कहाँ पाया जाता है। जैसे ऐसे एंट स्टिंग में यानी कि चींटी के डंक में, मधुमक्खी के डंक में पाया जाता है। वहीं हमने बात की थी जैसे एसिटिक एसिड है। एसिटिक एसिड भी इंपॉर्टेंट एसिड है, ठीक है, लेकिन ये पाया कहाँ जाता है, विनेगर में पाया जाता है, सिरका जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा एसिड कहाँ पाया जाता है। फिर हमने बात की थी बेस की, कि बेस क्या होते हैं। फिर कुछ एग्जाम्पल भी देख लिए, जैसे साबुन है, डिटर्जेंट है, टूथपेस्ट है, फर्टिलाइजर्स हैं, इन सभी में बेस पाया जाता है। और कुछ एग्जाम्पल भी हमने देख लिए थे। और कुछ बेस जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारे कुछ डिफरेंट तरह के हमारे पास बेसिस हैं, तो आप इन्हें भी नोट कर सकते हैं। एक और पॉइंट हमने पढ़ा था कि बेस जो, जैसे एसिड हमारे H नेगेटिव आयंस देते हैं, वैसे ही बेसिस जो है बच्चों OH नेगेटिव आयंस देते हैं, ठीक है। चलो, क्लियर है। फिर हमने पढ़ा था कि न्यूट्रल सब्सटेंस क्या होते हैं,
ठीक है। ऐसे सब्सटेंस जो ना तो एसिडिक हैं और ना ही बेसिक हैं, वो कैसे होते हैं? न्यूट्रल होते हैं। फिर हमने बात की थी इंडिकेटर्स के बारे में, ठीक है। अब इंडिकेटर की आवश्यकता क्यों है? हम तो स्वाद से ही पता कर लेंगे, एसिड का स्वाद होता है खट्टा और बेस का स्वाद होता है कड़वा, ठीक है। तो टेस्ट करके पता लगा लेंगे कौन सा जो खट्टा होगा वो एसिड होगा, जो कड़वा होगा वो बेस होगा, है ना। क्या हम ऐसा कर सकते हैं क्या हर टाइम? ऐसा हर टाइम नहीं कर सकते, क्योंकि हम हर सब्सटेंस को टेस्ट नहीं कर सकते। हो सकता है वो किसी हार्मफुल केमिकल या हार्मफुल बेस से बना हो, या किसी स्ट्रॉन्ग बेस या स्ट्रॉन्ग एसिड से बना हो, ठीक है। ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं? इंडिकेटर्स का यूज करते हैं। और इंडिकेटर क्या करते हैं बच्चों? हमें किसी भी सॉल्यूशन के नेचर के बारे में बताते हैं, ठीक है। अब बताते हैं नेचर के बारे में, ये तो ठीक है, लेकिन कैसे बताते हैं ये भी तो पता होना चाहिए। तो ये अपने कलर को चेंज करके हमें किसी भी सॉल्यूशन के नेचर के बारे में बताते हैं, ठीक है। चलो, जैसे कि यहाँ पर हम अलग-अलग एग्जाम्पल देख सकते हैं इंडिकेटर के, और ये चारों इंडिकेटर बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं और हमारे सिलेबस में भी हैं। जैसे कि लिटमस है, टर्मरिक है, चाइना रोज है, ये सभी नेचुरल इंडिकेटर्स भी हैं। इसके अलावा अगला हमारे पास है फिनोल्फथैलीन इंडिकेटर। एक और इंडिकेटर होता है बच्चों, मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर। तो वो ये इंडिकेटर हमारे सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं, ठीक है। तो चाइना रोज, टर्मरिक और लिटमस हो गए नेचुरल इंडिकेटर। अच्छा, इंडिकेटर में अगर हम एक कहें तो हमारे पास ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर भी होते हैं, ठीक है, जिसे हम सूंघ करके, जो स्मेल से हमें इंडिकेट करते हैं किसी भी सॉल्यूशन के नेचर के बारे में या किसी भी सब्सटेंस के नेचर के बारे में। अब ये जो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर है, अगर हम इसके कुछ एग्जांपल की बात करें तो जैसे अनियन है, वनीला है, ठीक है। तो ये सारे हमारे ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स होते हैं। अब आप इसको काफी डिटेल में तो हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, फिलहाल आपको इतना ही पढ़ना है। चलो, फिर हमने बात की थी लिटमस की। तो लिटमस जो है उन्हें लाइकेन से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है। फिर लिटमस जो है दो कलर में अवेलेबल होता है, एक रेड है और एक ब्लू है। लिटमस एसिड और बेस दोनों में अलग अलग कलर देता है। एसिड में लिटमस जो है वो रेड कलर में चेंज हो जाता है और बेस में ये ब्लू कलर में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से लिटमस की मदद से हम किसी भी सॉल्यूशन के नेचर के बारे में जान सकते हैं। क्लियर है? चलो, फिर यहाँ पर कुछ हमने सॉल्यूशन देख लिए थे, अलग अलग सॉल्यूशन थे जिनको हमने लिटमस की मदद से देख लिया था कि कौन सा सॉल्यूशन एसिडिक नेचर का है, कौन सा सॉल्यूशन बेसिक नेचर का है। क्लियर इतना? अगला हमने बात की टर्मरिक इंडिकेटर की। ये भी हमारा एक नेचुरल इंडिकेटर है। बहुत इजी स्टेप है इसको बनाना। इसका घोल बना करके पानी के साथ मिला करके इसे जो है किसी ब्लॉटिंग पेपर पर लगा दिया जाता है और फिर इसे सुखा करके, जैसे लिटमस के स्ट्रिप्स होते हैं वैसे ही स्ट्रिप्स में काट दिया जाता है। सेम जैसे लिटमस का उपयोग करके हम क्या करते हैं, किसी भी सॉल्यूशन के नेचर के बारे में जानते हैं, वैसे ही बच्चों हम यहाँ पर टर्मरिक इंडिकेटर का उपयोग करके किसी भी सॉल्यूशन के नेचर के बारे में जान सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ बेसिक सॉल्यूशन का नेचर जान सकते हैं, और ये जान सकते हैं कौन सा बेसिक है कौन सा बेसिक नहीं है, सिर्फ इतना जान सकते हैं। ऐसा नहीं जान सकते कि जो बेसिक नहीं है वो एसिडिक है या न्यूट्रल है, ये हम नहीं जान सकते। लेकिन केवल बेसिक सॉल्यूशन का नेचर हम जान सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पर टेबल भी दिख रही होगी, है ना। इस टेबल में अलग अलग सॉल्यूशंस हैं जिनको टर्मरिक सॉल्यूशन डाल करके या टर्मरिक का इंडिकेटर डाल करके जिनका हमने नेचर यहाँ पर देखा है, ठीक है। जैसे अगर हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की बात करें तो ये इसमें जब हम ये इंडिकेटर डालते हैं, ठीक है, ये टर्मरिक इंडिकेटर, तो ये हो जाता है रेड। इसका मतलब है ये सॉल्यूशन कैसा है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का बेसिक नेचर का है। लेकिन किसी एसिड में या बेस में ये कलर
नहीं चेंज करता, एज इट इज रहता है। ठीक है, तो ये तो पता चल जाएगा कि ये बेस नहीं है, लेकिन बेस के अलावा है क्या, एसिड है या न्यूट्रल है, ये पता नहीं चलता यहाँ पर। फिर हमने बच्चों चाइना रोज इंडिकेटर के बारे में बात की। अब इसको बनाना भी इजी है, इसकी पेटल्स को जो है वार्म वाटर में रख दिया जाता है। फिर जो सॉल्यूशन हमें मिलता है, जो कलर्ड सॉल्यूशन मिलता है, वही कलर्ड सॉल्यूशन हमारा इंडिकेटर होता है। इस कलर्ड सॉल्यूशन को ही हम अलग अलग सॉल्यूशन के सैंपल में डाल करके इससे नेचर बताते हैं। ठीक है, कि एसिडिक है या बेसिक है। तो अगर हम कलर की बात करें तो एसिड में ये देता है बच्चों मजेंटा कलर, और बेस में ये देता है ग्रीन कलर। क्लियर है इतना? चलिए, फिर हमने बात की थी फिनोल्फथालीन इंडिकेटर की। ये हमारा एक सिंथेटिक इंडिकेटर है। ये एसिड में हो जाता है कलरलेस। देखो इसका कलर आप पिंक है। ठीक है, एसिड में ये कलरलेस रहता है, लेकिन बेस में जो है इसका कलर पिंक से हट करके रेड हो जाता है। ठीक है, तो इतने ही हमारे पास इंडिकेटर थे। सारे इंडिकेटर्स की हमने बात कर ली थी। फिर बात की हमने पीएच स्केल की। अब ये पीएच स्केल क्या है? तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था, पीएच स्केल जो है बच्चों, उसमें 1 से 14 तक इस तरीके से नंबर हैं, जैसे कि आपको दिख रहा है। ठीक है, पीएच वैल्यूज हैं ये। तो अगर कोई सॉल्यूशन है जिसका पीएच है 7, तो 7 पर होता है न्यूट्रल। यानी कि 7 जिसका भी पीएच होगा वो कैसा होगा, न्यूट्रल नेचर का होगा। लेकिन 7 के बाद जो जिसका भी पीएच होगा, यानी कि 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, जो भी होगा 7 के बाद, वो कैसे होंगे, वो होंगे बेसिक नेचर के। और 7 से पहले यानी कि 1 से लेकर के 6 तक जिसके भी आ, जो भी नंबर्स होंगे, जो भी पीएच वैल्यू होगी, वो हो गया बच्चों एसिडिक नेचर का। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एक सॉल्यूशन है जिसका पीएच है 5, तो आप आसानी से बता दोगे कि ये जो सॉल्यूशन है ये कैसा है, एसिडिक नेचर का है। वहीं आपसे पूछा जाए कि एक सॉल्यूशन है इसका जो पीएच है ये है 11, तो आप आसानी से बता दोगे कि ये है बेसिक नेचर का। क्लियर है? तो इस तरीके से होता है हमारे पास पीएच स्केल। ठीक है, जो हमें दर्शाता है अलग अलग पीएच वैल्यूज को। और ये पीएच वैल्यूज हमें बताती है किसी भी सॉल्यूशन के नेचर के बारे में। कौन से नेचर के बारे में, एसिडिक नेचर, बेसिक नेचर या न्यूट्रल नेचर के बारे और न्यूट्रल नेचर के बारे में। क्लियर है? चलो, फिर हमने बात की थी बच्चों न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की, जिसको हम उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। अब ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है क्या? तो जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि एसिडिक सब्सटेंस, तो आपको पता है क्या होते हैं, बेसिक पता है। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि अगर एसिडिक और बेसिक दोनों को मिला दिया जाए, या एसिड और बेस दोनों को मिला दिया जाए, तो क्या होगा? तो होती है बच्चों न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यानी कि उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो जब एसिड को और बेस को हम मिलाते हैं, तो ये एसिड और बेस दोनों ही क्या करते हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, जिससे कि एसिड और बेस का इफेक्ट जो है वो खत्म हो जाता है। ये न्यूट्रलाइज हो जाते हैं और सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन करते हैं, जिस वजह से इस पूरी प्रोसेस को न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस कहा जाता है, क्योंकि न्यूट्रल हो रहे हैं ना, एसिड और बेस दोनों ही एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर रहे हैं। क्लियर है इतना? चलिए इसे एक बार आप देख लीजिए।
चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये है उदासीनीकरण अभिक्रिया जो कि हमने अभी देखी है ना। एसिड और बेस, एसिड कौन सा है हमारा HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बेस हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब ये दोनों मिलते हैं, ठीक है, एसिड और बेस हम रिएक्ट करवाते हैं, तो यहाँ पर होती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कर देते हैं न्यूट्रलाइज, और फॉर्मेशन होती है सॉल्ट की और वाटर की। चलिए क्लियर है। अब बात करते हैं अम्ल वर्षा की। तो लास्ट लेक्चर में भी हमने एसिड रेन को पढ़ रहे थे हम, ठीक है, तो थोड़ा इसे फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो एसिड रेन है क्या? जब वर्षा के जल में जब वर्षा के जल में अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है तो उसे अम्ल वर्षा, अम्लीय वर्षा या एसिड रेन कहते हैं। तो सिंपल सा क्या हो रहा है, जो वर्षा का पानी है, वर्षा का जो जल है, उसमें अम्ल की मात्रा बढ़ रही है। अब ये कैसे बनती है? तो देखो बच्चों, जो भी हम व्हीकल्स यूज करते हैं, ठीक है, उन व्हीकल्स में हम फ्यूल यूज करते हैं ईंधन का उपयोग करते हैं। तो कौन कौन से ईंधन का उपयोग करते हैं हम बच्चों? जो हमारे व्हीकल्स हैं इसमें पेट्रोल, डीजल का उपयोग करते हैं। इसके अलावा अदर फ्यूल्स का हम अपने डेली लाइफ में कहीं ना कहीं उपयोग करते रहते हैं, जैसे कि लकड़ियां है, कोयला है, इन सभी का भी हम उपयोग करते हैं। अब होता क्या है, इनसे निकलती हैं अलग अलग गैसेस, ठीक है, जैसे SO2 है सल्फर डाइऑक्साइड, NO2 है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, CO2 है यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसी गैसेस यहाँ से प्रोड्यूस होती हैं जब इन फ्यूल्स को जलाया जाता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो ये गैसेस सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैसेस प्रोड्यूस होती हैं। अब ये जो गैसेस प्रोड्यूस हो रही हैं, ये चली जाती हैं एटमॉस्फेयर में। तो जब ये गैसेस चली जाती हैं एटमॉस्फेयर में, तो एटमॉस्फेयर में ये वर्षा के जल के साथ मिलकर, ठीक है, क्या बनाती हैं, एसिड फॉर्म करती है, जैसे कि नाइट्रिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ऐसे एसिड्स फॉर्म करती हैं और वर्षा के जल के साथ मिलकर के जो है नीचे गिरती है हमारी पृथ्वी पर, ठीक है। अब होता क्या है, अब अम्ल वर्षा हो रही है, ठीक है, कैसे हो रही है ये भी समझिए, लेकिन हम पढ़ क्यों रहे हैं? क्योंकि ये कहीं ना कहीं क्या है, हार्मफुल होती है हमारे लिए, ठीक है। अब हार्मफुल कैसे होती है, इसको थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। चलो, तो इमेज है यहाँ पर, अब इस इमेज के द्वारा समझते हैं। मान लो ये अम्ल वर्षा हुई। अब अम्ल वर्षा जब हमारे पेड़ पौधों पर गिरेगी तो उन्हें डिस्ट्रॉय करेगी, बिल्कुल करेगी, ठीक है, एसिडिक नेचर उनका बढ़ जाएगा। वहीं ये जो अम्ल वर्षा है ये हमारे जो खेत खलियान है वहां पर गिरेगी, ठीक है, तो वहां की मिट्टी को भी कैसा बना देगी, एसिडिक बना देगी मिट्टी को भी। अब मिट्टी जब एसिडिक बन जाएगी तो उसमें कोई भी फसल उगेगी नहीं, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, तो बचा कैसे सकते हैं? देखो, वर्षा को तो रुकने से हम नहीं बचा सकते, लेकिन अम्ल वर्षा को होने से हम बचा सकते हैं। कैसे? जो ये फ्यूल्स हम यूज कर रहे हैं इनकी जगह ऐसे फ्यूल्स यूज करके जिनसे पॉल्यूशन बहुत कम क्रिएट होता हो या ना क्रिएट होता हो। दूसरी चीज, फ्यूल का कम से कम उपयोग करके, जब ज्यादा हमें जरूरत हो तब उपयोग करें, वरना जैसे एडिशनल फालतू हमें उसका उपयोग नहीं करना है, ठीक है। तो जैसे दो चीजें हमने देख ली कि हमारे पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाता है, खेत खलिहानों को नुकसान पहुंचाता है। दूसरी चीज, यही वर्षा का पानी जब हमारे मॉन्यूमेंट्स में गिरता है तो मॉन्यूमेंट्स को भी क्या करता है, खराब करता है। ये वर्षा का पानी, मॉन्यूमेंट्स हमारे अलग अलग मॉन्यूमेंट्स है, कुछ स्टैचूज ऐसे हैं जो आ, लोहे से बने हुए हैं, है ना, आयरन के आर्टिकल्स हैं, तो उनको भी क्या करता है, ये नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। इसके अलावा ये वर्षा का जल जब तालाबों में जाकर के गिरता है तो तालाब के, नदियों के पानी को भी कैसा बना देता है, एसिडिक बना देता है, जिससे वहां रहने वाले जो जीव हैं, यानी कि समुद्र में, पानी में, जल में रहने वाले जो जीव हैं, जो प्लांट्स हैं, जो ऑर्गेनिज्म हैं, उन्हें भी नुकसान पहुंचता है, ठीक है। तो अब आप समझ गए हैं अम्ल वर्षा क्या है, क्यों होती है, कैसे होती है, क्या क्या नुकसान पहुंचाती है, और कंट्रोल भी कर सकते हैं हम। कैसे कर सकते हैं, इसके लिए भी हमने कुछ पॉइंट्स देख लिए हैं। क्लियर है? चलिए, तो एक बार आप इस इमेज को ध्यान से देख लीजिए।
चलिए क्लियर हो गया। फिर हमने बात की थी कि अम्ल को कभी भी धातु के बर्तनों में नहीं रखा जाता। क्यों नहीं रखा जाता? क्योंकि अम्ल आमतौर पर प्रतिक्रियाशील प्रकृति के होते हैं, इसीलिए इन्हें जो है धातु के साथ या धातु के किसी कंटेनर में, बर्तन में नहीं रखा जाता। मेटल और एसिड जब मिलते हैं तो बनाते हैं सॉल्ट और रिलीज करते हैं H2 गैस। ठीक है, इस वजह से हम इन्हें जो है किसी भी मेटल कंटेनर्स में नहीं रखते। क्लियर है? चलिए, आपने देखा होगा जैसे विनेगर आप खरीदते हो मार्केट से, तो विनेगर को आप कभी भी किसी स्टील के बर्तन में नहीं डालोगे, ठीक है, या किसी भी मेटल कंटेनर में नहीं डालोगे, स्टोर करके नहीं रखोगे। ठीक है, हमेशा किस में डालोगे? कोई हमेशा वो या तो कांच की बॉटल में आता है या तो प्लास्टिक सी बॉटल में आता है। ठीक है, क्योंकि कांच के साथ ये बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता, इसीलिए इन्हें कांच के बॉटल्स में ही रखा जाता है। ठीक है, चलिए क्लियर है। आगे बढ़ते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक और चैप्टर का लास्ट टॉपिक, ठीक है, इसे हम पढ़ रहे थे अपने लास्ट लेक्चर में। बात कर रहे थे न्यूट्रलाइजेशन की। एवरीडे लाइफ में न्यूट्रलाइजेशन का क्या उपयोग है, यानी कि अपच। अब इसका एक हल्का फुल्का इंट्रोडक्शन तो हमने अपने लास्ट लेक्चर में देख लिया था। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था कि जो हमारा स्टमक है, हमारे स्टमक में होती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, अब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड कम मात्रा में होती है। ठीक है, कम मात्रा में क्यों होती है? हमारे खाने का पाचन करने के लिए। ठीक है, चलो, तो खाने का पाचन इससे हो जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो स्टमक है, यहाँ पर एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, अब एसिड की मात्रा बढ़ने से हमें जो है बर्निंग पेन महसूस होने लगता है, जलन जैसा महसूस होने लगता है। अब जैसे आपको इमेज में दिख रहा है कि ये जो स्टमक बनाया हुआ है उसमें जो है आग दिखाई गई है, तो इस तरीके से ही हमें महसूस होने लगता है जब एसिड की मात्रा बढ़ने लगती है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इस एसिड को कैसे, हम इस एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करेंगे? तो हम क्या करते हैं, हम कोई एंटासिड बेस दे देते हैं। ठीक है, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है। ठीक है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या करता है बच्चों? ये जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, ये स्टमक में प्रोड्यूस जो एसिड है उसे कम करता है। कम करता है क्या? नहीं, ये क्या करता है, एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है, क्योंकि ये बेस है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और यहाँ पर होती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यानी कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक बेस है और स्टमक में है एसिड, तो ये जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है और एसिड दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कर देते हैं न्यूट्रलाइज, और यहाँ पर होती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिससे हमें रिलीफ जो है वो महसूस होता है। ठीक है, क्लियर, समझ में आया इंडाइजेशन? अब इसके कुछ पॉइंट और डिस्कस कर देते हैं। हम जानते हैं कि हमारा पेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड उत्पन्न करता है जो भोजन के पाचन में मदद करता है, लेकिन कभी-कभी पेट से बहुत अधिक मात्रा में एसिड निकलता है, जिससे अपच या कभी-कभी हाइपर एसिडिटी, जिसे हम एसिडिटी भी बोलते हैं, हाइपर एसिडिटी हो जाती है। इसीलिए हमें इस अम्ल को ऐसे पदार्थों के माध्यम से बेअसर करना होगा जो क्षारीय प्रकृति के होते हैं, जिन्हें आमतौर पर एंटासिड के रूप में जाना जाता है। उदाहरण के लिए मैग्नीशिया या दूध एक बुनियादी पदार्थ है जो पेट के एसिड को बेअसर कर सकता है। ठीक है, चलिए, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेकर के हम क्या कर सकते हैं, एसिडिटी को कम कर सकते हैं। क्लियर? चलिए, तो आप जैसे यहाँ पर देख सकते हो, तो पेट में अगर अपच है, तो अगर ज्यादा एसिड प्रोड्यूस हो रहा है तो हम कोई एंटासिड ले लेते हैं, जिससे क्या हो जाता है, हमें रिलीफ महसूस होता है, जो क्या करता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बेसिकली यहाँ पर होती है। अब बात करते हैं चींटी का काटना। अब चींटी अगर हमारे किसी भी एरिया में, यानी कि हाथ में, पाँव में, कहीं पर भी अगर काटती है, तो हमें जो है ऐसा लगता है जैसे सुई चुभ रही है, ऐसे दर्द होने लगता है ना? क्यों होता है? क्योंकि चींटी जो है, चींटी के डंक में, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था एसिड्स के बारे में, तो पढ़ा था चींटी के डंक में होती है फॉर्मिक एसिड। ठीक है, अब ये फॉर्मिक एसिड जब चींटी हमें डंक मारती है या काटती है, तो चींटी क्या करती है, ये फॉर्मिक एसिड जो है हमारे त्वचा में, हमारी स्किन में रिलीज कर देती है। अब इस फॉर्मिक एसिड की वजह से हमें जो है अनईजी फील होने लगता है, दर्द, बर्निंग, पेन जैसा महसूस होने लगता है, ऐसा लगता है कोई सुई चुभ हो रहा है, इस प्रकार दर्द होने लगता है।
तो हमें क्या करना चाहिए? अब चींटी ने तो एसिड हमारी स्किन में छोड़ दिया, हमें क्या करना है, यहाँ पर कोई बेस डाल देना है। ठीक है, बेकिंग सोडा का उपयोग हम कर सकते हैं। ठीक है, या कैलामाइन पाउडर हमने देखा है। ठीक है, कैलामाइन पाउडर भी क्या करता है, एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है। तो ये डाल करके हम क्या कर सकते हैं, जो फॉर्मिक एसिड था उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, चींटी के काटने से त्वचा में जलन फॉर्मिक एसिड की उपस्थिति के कारण होती है, जिसे चींटी काटते समय त्वचा में इंजेक्ट करती है। ठीक है, तो त्वचा में इंजेक्ट करती है फॉर्मिक एसिड, जिससे हमें दर्द महसूस होता है। ठीक है, या बर्निंग पेन महसूस होता है, जलन महसूस होती है। इसीलिए हम प्रभाव को बेअसर करने के लिए एक मूल पदार्थ का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए बेकिंग सोडा या हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैलामाइन घोल या जिंक कार्बोनेट का उपयोग आमतौर पर चींटियों के काटने के इलाज के लिए किया जाता है। ठीक है, तो अब आप समझ गए हैं, किसी बेस का ही हम उपयोग करेंगे यहाँ पर। क्लियर है? चलिए, तो बच्चों नोट कर लीजिए इसे। चलिए, आगे बढ़ते हैं। मृदा उपचार के बारे में बात करते हैं, यानी कि आ, अब आपने कभी कभी देखा होगा कि आप फसल लगाते हो। ठीक है, या आपका जो भी खेत है, ठीक है, कहीं पर भी आप कुछ लगाते हो, कभी कभार वो उग जाता है, कभी कभार नहीं उगता है। तो ऐसा किस वजह से होता है? ठीक है, तो कई बार हमने देखा है, मिट्टी जो मृदा है, जो हमारा खेत है, खलियान है, वहां पर पौधे जो है अच्छे से नहीं उग रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, मिट्टी का उपचार करवाते हैं। पहले तो हम क्या करते हैं, उसकी टेस्टिंग करवाते हैं। मिट्टी का एक सैंपल लेकर के उसे चेक करेंगे, उसका पीएच लेवल चेक करते हैं। ठीक है, इसका कि पीएच मान क्या है, पीएच वैल्यू क्या है। अब इस पीएच वैल्यू से हमें जो है मिट्टी के नेचर के बारे में पता चलता है कि ये एसिडिक नेचर की है या बेसिक नेचर की है। ठीक है, अगर मिट्टी ज्यादा एसिडिक है तो भी फसल या पेड़ पौधे नहीं उगेंगे। अगर मिट्टी ज्यादा बेसिक नेचर की है या ज्यादा एसिडिक नेचर की है, दोनों ही केसेस में फसल या पेड़ पौधे नहीं उगेंगे। मिट्टी को कैसा होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए। ठीक है, तो यदि मिट्टी ज्यादा एसिडिक है, इसका टेस्ट हम कैसे कर सकते हैं, लिटमस से कर सकते हैं। ठीक है, ये किसी और मेथड से हम पीएच इसका देख करके बता सकते हैं, पीएच स्केल की मदद से भी हम कर सकते हैं। ठीक है, नेचर जान सकते हैं। अब अगर सॉइल जो है, मिट्टी जो है, ज्यादा एसिडिक नेचर की है, तो हमें क्या करना है, हमें इसमें कुछ बेस डाल करके मिट्टी को क्या होने देना है, मिट्टी को जो है न्यूट्रल कर देना है। फिर जो है हम यहाँ पर अपने कोई भी फसल लगा सकते हैं। ठीक है, और अगर मिट्टी ज्यादा बेसिक नेचर की है, तो हमें यहाँ पर डाल देना है कुछ एसिड, कुछ ऑर्गेनिक मैटर डाल देंगे। तो ऑर्गेनिक मैटर क्या करेंगे, एसिड प्रोड्यूस करेंगे, तो अपने आप एसिडिक अपने आप जो है सॉइल न्यूट्रल हो जाएगी। क्लियर है? तो चलिए इसे यहाँ पर रीड करते हैं। पौधों को तटस्थ प्रकृति की मिट्टी की आवश्यकता होती है, लेकिन रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से, यानी कि जो हमारे फर्टिलाइजर्स होते हैं उनके प्रयोग से सॉइल जो है एसिडिक हो जाती है। तो अम्लीय मिट्टी के उपचार के लिए हम बुझा हुआ चूना, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, या बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं। क्षारीय मिट्टी को, अगर क्षारीय मिट्टी है तो उसमें कार्बनिक पदार्थ मिलाकर उपचारित किया जाता है, क्योंकि वे मिट्टी में विघटित होते समय अम्ल छोड़ते हैं। क्लियर है? यानी कि जो हमने कहा वही यहाँ पर लिखा हुआ। इस तरीके से देखो, यहाँ पर ये जो फार्मर है, ये सॉइल कैसी है, एसिडिक नेचर की है। तो पहले इसका टेस्ट किया गया होगा कि सॉइल का नेचर पता लगाना है। फिर इसकी नेचर पता लगाने के बाद पता चला कि सॉइल कैसी है, एसिडिक नेचर की है। तो हमने क्या किया, तो ये सॉरी, ये फार्मर ने क्या किया है, इसको न्यूट्रलाइज कर रहे हैं लाइम से। लाइम का नेचर क्या होता है, बेसिक नेचर होता है। ठीक है, सॉइल है एसिडिक, तो एसिड और बेस क्या कर देंगे, एक दूसरे के इफेक्ट को कर देंगे न्यूट्रलाइज। क्लियर है? चलिए,
तो एंट बाइट जो कि हमने पढ़ लिया है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, आप चाहें तो यहाँ पर इसे पढ़ सकते हैं। सॉइल ट्रीटमेंट भी यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे प्लांट डू नॉट ग्रो वेल व्हेन द सॉइल इज ईदर टू एसिडिक और टू बेसिक, यानी कि प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं करते हैं अगर सॉइल ज़्यादा एसिडिक है और ज़्यादा बेसिक है। ठीक है, व्हेन द सॉइल इज टू एसिडिक, अगर सॉइल क्या है ज़्यादा एसिडिक है तो इसको बेस जैसे कि क्विकलाइम है या स्लेक्ड लाइम है इनसे ट्रीट किया जाता है। ठीक है, और अगर सॉइल ज़्यादा बेसिक है तो इसमें ऑर्गेनिक मैटर डाल दिया जाता है, ताकि ये जो ऑर्गेनिक मैटर है ये क्या होते हैं, एसिड रिलीज करते हैं जब ये ब्रेक होते हैं, जिस वजह से सॉइल अपने आप ही न्यूट्रलाइज हो जाएगी। क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं इंडस्ट्रियल वेस्ट की। ठीक है, कारखाना उपचार। अब कारखाने का कचरा अम्लीय प्रकृति का होता है और उसे सीधे कहीं नहीं फेंका जा सकता। अब जो इंडस्ट्री से जो भी वेस्ट आ रहा है उसमें ज्यादातर केमिकल्स होते हैं। ठीक है, और ज्यादातर ये एसिड्स होते हैं। ठीक है, तो ज्यादातर इसका अगर हम नेचर की बात करें तो ये होता है एसिडिक नेचर का। ठीक है, अब ये जो वेस्ट आ रहा है इसे डायरेक्टली हम जो है किसी भी वाटर बॉडी में नहीं डाल सकते। ठीक है, क्यों नहीं डाल सकते? क्योंकि ये वहां रहने वाले जो जीव हैं, ठीक है, पानी में रहने वाले जो जीव है, प्लांट्स हैं, उसके आसपास के जो एरियाज हैं, ठीक है, उनको क्या पहुंचा सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए क्या किया जाता है, ये जो फैक्ट्रीज से आ रहा वेस्ट है इसे ट्रीट करके फिर जो है वाटर बॉडीज में छोड़ा जाता है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, मान लो ये हैं फैक्ट्रीज। ठीक है, ये मान लो यहाँ पर ये हैं कुछ फैक्ट्रीज हैं, ये बड़ी बड़ी। अब इन फैक्ट्री से जो ये वेस्ट आ रहा है इसे डायरेक्टली, मान लो ये क्या है, हमारे पास कोई वाटर बॉडी है। ठीक है, मान लो ये कोई नदी है। ठीक है, क्या है, कोई नदी है। ठीक है, अब इस नदी में इस वेस्ट को डायरेक्टली अगर हम छोड़ेंगे तो ये वेस्ट कैसा है, एसिडिक नेचर का है। अगर इसे डायरेक्टली जो है नदी में छोड़ दिया जाएगा तो क्या हो सकता है, वहां रहने वाले जो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, फिशेस हैं, जो भी वाटर बॉडीज हैं, जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं, वो सभी क्या हो सकते हैं, किल हो सकते हैं, उन्हें नुकसान पहुंच सकता है। और इस नदी के आसपास के जो एरियाज हैं, ठीक है, मान लो आसपास कोई गांव है जो अपने पानी की पूर्ति के लिए, पानी के लिए इस ही नदी पर क्या है, डिपेंडेंट है, उनको भी क्या होगा, नुकसान होगा, क्योंकि इसमें केमिकल्स है, तो आसपास के लोगों के लिए भी क्या होगा, ये हार्मफुल होगा। तो क्या किया जाता है, इस वेस्ट को पहले क्या किया जाता है, ट्रीट किया जाता है। इसे एक ट्रीटमेंट यानी कि उपचार दिया जाता है। फिर इसे जो है बच्चों ट्रीट करके फिर किसी वाटर बॉडी में छोड़ा जाता है। ठीक है, ताकि ये क्या हो जाए, न्यूट्रलाइज हो जाए और किसी भी वाटर बॉडी को कोई भी नुकसान ना पहुंचाए। क्लियर है? चलिए, तो बच्चों आज हमने एसिड बेस एंड सॉल्ट के बारे में बात की। अब ये चैप्टर हमने कर लिया है पूरा कंप्लीट। इस चैप्टर के जितने भी टॉपिक्स थे वो सब हमने अच्छे से डिटेल में डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा चैप्टर। अगर नहीं आया है या कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।